नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम समाजीकरण के अभिकरण के बारे में बात करेंगे। अभिकरण का तात्पर्य जिन साधनों के द्वारा मानव का समाजीकरण किया जाता है या जिन साधनों से मानव सीख सकता है उसे ही अभिकरण कहते हैं। अब व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह है, धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, प्रतिमान, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि संस्थाओं से सीख सकता है। तो इस आधार पर ये सारे अभिकरण हैं। कुल मिलाकर अभिकरण में दो भागों में हम बात कर सकते हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में जिनमें घनिष्ठता की भावना है, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये प्राथमिक अभिकरण हो जाएंगे। और द्वितीयक में राजनीतिक, आर्थिक संस्थाएं, वो द्वितीयक अभिकरण यानी द्वितीयक संस्थाएं होगी जो अभिकरण के रूप में मानी जाएगी। मानव के समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी एवं जटिल है। इसमें अनेक संस्थाओं एवं समूहों का योगदान होता है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाजीकरण में परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन महत्व रखते हैं। सबसे पहले जब हम संस्थाओं की बात करते हैं समाजीकरण की, तो उसमें पहला आता है परिवार। बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जेडिल्च ने 56 समाजों का मानव शास्त्रीय अध्ययन किया और पाया कि समाजीकरण में माता पिता की भूमिका का पता लगाया कि किस प्रकार से माता की भूमिका और पिता की भूमिका समाजीकरण में योगदान रखती है। सभी समाजों में पिता साधक नेतृत्व और माता भावात्मक नेतृत्व प्रदान करते हैं। पिता बच्चों को अनुशासन में रखता है। परिवार का सहयोग एवं भावात्मक पर्यावरण बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु परिवार का बच्चे पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। यदि परिवार विघटित है, माता पिता में अनबन है, भाई बहन अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाल अपराध एवं अपराध से संबंधित अध्ययन में बच्चे के अपराध प्रवृत्ति में संलग्न होना परिवार ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। मान लीजिए परिवार के अंदर यदि कोई बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का निकलता है, तो निश्चित रूप से उस परिवार का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ा है। दूसरा क्रीड़ा समूह है। मित्र मंडली एवं खेल समूह है, प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद बच्चा हम उम्र के बच्चे के साथ खेलता है तथा उनके संपर्क में आता है। खेल समूह में वह दूसरों के नियंत्रण में रहना तथा अनुशासन में रहना सीखता है। उसमें नेतृत्व का गुण आता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियम को तोड़ता है तो वह कानून का रक्षक बन जाता है। सीधी सी बात है कि प्राथमिक समूह के रूप में क्रीड़ा समूह है, और ये खेल समूह के जो सदस्य है, जो मित्र मंडली है, ये मित्र मंडली खेल खेल में कुछ नियम का पालन करना सीखते हैं, साथ ही नेतृत्व करना भी सीखते हैं। यदि नियमों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो फिर उसका विरोध भी किया जाता है। यही कारण है कि बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बनता है, अर्थात वह खेल खेल में
ये बातें सीख जाता है, अनुशासन और नियम की बातें सीखता है। पड़ोस। शहरों की अपेक्षा गांवों में पड़ोस का अधिक महत्व होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा उसे समाज सम्मत व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर उसे यह बताते रहते हैं कि उनसे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर पड़ोस समाजीकरण का एक प्रमुख और सशक्त साधन है। यहाँ बच्चे को प्रशंसा रूपी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इसका मतलब उसने बहुत अच्छा कार्य किया। यदि समाज विरोधी कार्य किया है तो उसको दंड स्वरूप निंदा की जाएगी, उसकी आलोचना की जाएगी। यही निंदा और प्रशंसा, ये दोनों बातें बच्चे के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है और उसके समझ में आती है कि समाज के लोग उससे किस प्रकार के व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। परिणाम स्वरूप वह यह कार्य करना सीखता है। चौथा नातेदारी समूह है। इस समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित समूह आते हैं। देखिए, दो प्रकार के समूह है इसमें, ब्लड रिलेशन और मैरिज के आधार पर। ब्लड रिलेशन में जो है माता पिता तथा बच्चे के संबंध और भाई बहन के संबंध आते हैं, और विवाह में पति और पत्नी के संबंध आते हैं। लेकिन जब इनको ये संबंध होते हैं तो इन्हीं संबंधों के आधार पर वे दूसरे व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखते हैं और उनसे व्यवहार किस प्रकार से करना है वो सीखते हैं। जैसे भाई बहन, पति पत्नी, साले जीजा, सास ससुर, देवर भाभी और अन्य संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी के साथ परिहार या दूरी बरती जाती है। देखिए, जीजा और साली में हंसी मजाक के संबंध होते हैं, वहीं दामाद और ससुर के बीच परिहार बरता जाता है। विवाह। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के एवं लड़की को पति पत्नी के रूप में भूमिका निभानी होती है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना तथा समर्पण की भावना का विकास समाजीकरण के द्वारा होता है। आगे चलकर यही माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि की परिस्थिति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियां एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती है तथा उनका निर्वाह करना होता है। इसके साथ ही उन्हें आंतरिकृत भी व्यक्ति करते हैं। अब यहाँ पर ये भी प्राथमिक समूह का ही भाग है और समाजीकरण का साधन भी है। इसमें लड़के और लड़की के विवाह के पश्चात उन्हें एक नई परिस्थिति प्राप्त होती है पति और पत्नी की। फिर यह आगे चल करके दादा दादी, नाना नानी आदि परिस्थिति भी ग्रहण करते हैं और उन्हें सीखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। यही कारण है कि एक बालक को नई नई परिस्थितियां प्राप्त होती है और जिंदगी भर व्यक्ति सीखता रहता है। अब द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह में बात करेंगे हम शिक्षण संस्थाओं की। बच्चे के व्यक्तित्व का विकास जो है पहले परिवार में था। परिवार शिशु की प्राथमिक पाठशाला होती है, उसके बाद वह शिक्षण संस्थान में ही जो है सीखता है। शिक्षण संस्थाओं से भी होता है सहपाठी के साथ अध्ययन करने पर उसे कई बातें सीखने को मिलती है। अनुशासन में रहना तथा विद्यालय के नियमों का पालन करना भी सीखता है। आचरण के नियम, अनुशासन किस प्रकार से रहना, ये सारी बातें जो है शिक्षण संस्थाओं से ही प्राप्त करता है। और गुरुजी के प्रति स्नेह, संस्कार, माता पिता के आज्ञा का पालन करना, नैतिक कर्तव्य और दायित्व, ये भी जो है शिक्षण संस्थाएं
व्यक्ति को सिखाती है। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्था में जो है राजनीतिक संस्कृति होती है, राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, तो उनके व्यक्ति करना सीखता है। यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना है तो निश्चित रूप से राजनीतिक संस्थाओं को सीखना पड़ेगा, उनके नियमों को सीखना पड़ेगा, उनकी संस्कृति को सीखना पड़ेगा, दबाव समूह है, नियम आदि को जानना पड़ेगा। आर्थिक संस्थाएं भी समाजीकरण में लाभदायक है। व्यक्ति जब व्यापार और वाणिज्य करता है तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी आर्थिक संस्था से जुड़ जाता है, परिणाम स्वरूप उसे उस संस्था के नियमों का पालन करता है, अर्थात वह उस संस्था के नियम को सीखता है। फिर धार्मिक संस्थाएं जो नैतिकता पर आधारित होती है। भारतीय समाज अध्यात्मवादी समाज है और यहाँ धर्म को प्रमुखता प्रदान की गई है। इसके साथ ही सांस्कृतिक संस्थाएं जहां प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जन रीतियां, विश्वास आदि का प्रचलन है। अलग अलग समाजों में अलग अलग रूपों में प्रथा परंपराएं हमें देखने को मिलती है। जनजातीय समाज में अलग है तो बाकी दूसरे क्षेत्र में लोगों की जो संस्कृति है वो अलग रूप में है। व्यक्ति इन्हें सीखता है और व्यावसायिक समूह के द्वारा भी व्यक्ति सीखता है। समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सारांश रूप में यदि हम बात करें तो समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में आत्म का विकास होता है, वह एक योग्य नागरिक बनता है। उसके साथ ही इनके जो अभिकरण है, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह, धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, प्रतिमान आदि का महत्व समाजीकरण में अधिक होता है और यह जिंदगी भर सीखता रहता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।